तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज तारीख है 10 सितंबर 2025, वार है बुधवार, विक्रम संवत 2082 का ये अश्विन मास चल रहा है। आज कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। चलिए साथियों, पहले देखते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियां। हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना के लिए इन जरूरी दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत। आवेदन शुरू होने से पहले कर लें तैयार, बताएंगे पूरी खबर। रोहतक में सरपंचों की ग्रांट पर सीएम चेयरमैन में हुई बहस। राठी बोले सरपंचों को पैसा नहीं मिल रहा। नायाब सैनी ने कहा गलत बात मत करो, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में 6000 नए राशन डिपो खुलेंगे। करीब 2000 डिपो सिर्फ महिलाओं को मिलेंगे। उम्र शिक्षा की भी रखी गई है शर्त। सीएम से मंजूरी के लिए भेजी जाएगी फाइल, बताएंगे पूरी खबर। सीएम सैनी से मिले बॉक्सर विजेंद्र सिंह। हर अर्जुन अवार्डी के गांव में खेल एकेडमी खोलने का दिया है प्रस्ताव। कहा हरियाणा 2036 की तैयारी में है, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा की परियोजना में देरी को लेकर सख्त हुए सीएम नायाब सिंह सैनी, दिए हैं ये निर्देश, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा के ई रिक्शा व ऑटो चालकों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। इस जिले में OD1 नियम लागू हो गया है, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा से जयपुर सिर्फ 1 घंटे में पहुंचा जाएगा। 12 से शुरू होगी फ्लाइट। सीएम सैनी दिखाएंगे हरी झंडी, बताएंगे पूरी खबर। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच पीएम ओली ने दिया इस्तीफा। वित्त मंत्री और पूर्व सीएम शेर बहादुर को प्रदर्शनकारियों ने पीटा। राष्ट्रपति गृह मंत्री के घर जलाए, बताएंगे पूरी खबर। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो साथी नए हमारे चैनल पर आए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए साथियों, अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हरियाणा की महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ गई है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने 28 अगस्त को कैबिनेट में लाडो लक्ष्मी योजना के नाम से एक बड़ी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 30 सितंबर 2025 से पात्र महिलाओं के बैंकों के खातों में हर महीने 2100 रुपए की राशि भेजी जाएगी। इस योजना के लिए जल्द ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। ये योजना खासकर उन 13 साल से कम उम्र की लड़कियों और आर्थिक रूप से कमजोर शादीशुदा महिलाओं के लिए है जिन्हें वित्तीय सहायता की जरूरत है। पहले चरण में ये लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है। सरकार ने बताया है कि बाद में इस योजना में अन्य आय वर्ग के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं तो कुछ पात्रता शर्तें तय करी गई हैं। आपको कम से कम 15 सालों से हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आवेदन करने वाली महिलाओं की न्यूनतम उम्र 13 साल होनी चाहिए और परिवार की सभी महिला सदस्य इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों में परिवार पहचान पत्र, हरियाणा का आधार कार्ड, कम से कम 15 साल से हरियाणा में रहने का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पहले चरण में जो 1 लाख रुपए की आय सीमा में है वो वाला प्रमाण पत्र और उम्र प्रमाण पत्र इसमें शामिल है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो महिलाएं पहले से ही राज्य की 9 अन्य योजनाओं का लाभ ले रही हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि स्टेज 3 कैंसर, थैलेसीमिया जैसी 54 से ज्यादा दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ये योजना निश्चित रूप से हरियाणा की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हरियाणा के रोहतक में जलभराव का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी और महम ब्लॉक समिति के चेयरमैन नवनीत राठी के बीच रविवार रात को बहस हो गई। ये मामला महम के भेड़ी महाराजपुर गांव का है, जिसका 42 सेकंड का एक वीडियो भी सामने आने के बाद ये बहस सामने आई है। जब मुख्यमंत्री लोगों से मिल रहे थे उसी दौरान महम ब्लॉक समिति के वार्ड 1 के मेंबर प्रशांत ने सरकार और प्रशासन की तारीफ करना शुरू किया। इसी बीच चेयरमैन नवनीत राठी ने सरपंचों की ग्रांट का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि सरपंचों को ग्रांट नहीं मिल रही है और उनके खाते खाली पड़े हैं। इसके जवाब में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि सभी सरपंचों को ग्रांट जो है वो मिल चुकी है और किसी भी सरपंच की कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने चेयरमैन से पूछा कि वह चिंता क्यों कर रहे हैं।
क्योंकि सरकार पूरा सहयोग कर रही है। इस बहस के बाद वार्ड मेंबर प्रशांत ने चेयरमैन राठी पर आरोप लगाया कि वो कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं और सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत ने बताया कि नवनीत ने चुनाव के दौरान भाजपा छोड़ दी थी और कांग्रेस के लिए वोट भी मांगे थे। उन्होंने ये भी कहा कि ब्लॉक समिति के कई सदस्य चेयरमैन के खिलाफ हैं और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा रहे हैं। प्रशांत ने चेतावनी दी कि अगर चेयरमैन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे जल्द ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। इस मामले पर वाइस चेयरमैन नीशू रानी ने भी सरकार से चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करी है। इससे पहले भी 21 अगस्त को महम ब्लॉक समिति के 19 सदस्य चेयरमैन के खिलाफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को ज्ञापन अपना सौंप चुके हैं, जिसमें उन्होंने चेयरमैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। हरियाणा में राशन डिपो चलाने के इच्छुक युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार 6000 नए राशन डिपो खोलने की तैयारी में है। ये खबर उन लोगों के लिए अच्छी है जो अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं। इन नए डिपो में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जिसका मतलब है कि करीब 2000 डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इस कदम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अगर आप राशन डिपो के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। आवेदक की उम्र 21 साल से 45 साल के बीच में होनी चाहिए और कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। आवेदन करने के लिए आपका हरियाणा का निवासी होना और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा करवाना अनिवार्य है। हरियाणा में फिलहाल 3 तरह के राशन कार्ड मिलते हैं। पीला जो बीपीएल के लिए होता है, गुलाबी जो एएवाई के लिए होता है और खाकी जो ओपीएच के लिए होता है। इन कार्डों पर अलग अलग मात्रा में राशन मिलता है, जिसमें गेहूं, तेल, चीनी और दाल शामिल हैं। राशन डिपो धारकों को सरकार सैलरी नहीं देती, बल्कि हर क्विंटल राशन पर 150 रुपए का कमीशन देती है। इससे एक डिपो होल्डर औसतन हर महीने 9 से 12,000 रुपए तक कमा लेता है। इस पहल के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये कदम हरियाणा में बेरोजगारी को कम करने में मदद करेगा? आप कमेंट करके बता सकते हैं। कल यानी मंगलवार की सुबह बॉक्सर विजेंद्र बेनीवाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी से मुलाकात करी। इस दौरान उनके साथ ओलंपियन बॉक्सर अखिल कुमार, जय भगवान और सरदारा सिंह भी मौजूद थे। ये मुलाकात बीजेपी प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया की मौजूदगी में हुई, जिसमें 2036 के ओलंपिक खेलों पर खुलकर चर्चा भी हुई। चंडीगढ़ में हुई इस बैठक के बाद विजेंद्र बेनीवाल ने बताया कि भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला है और उसका मकसद है कि 2036 में हरियाणा सबसे ज्यादा मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करे। उनका मानना है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभी से तैयारी शुरू करना जरूरी है। बैठक में विजेंद्र ने सीएम नायाब सिंह सैनी के सामने एक खास प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने सुझाव दिया कि 2036 के ओलंपिक में मेडलिस्ट खिलाड़ियों की टीम बनाने के लिए हर अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी के गांव में उसी खेल से जुड़ी एक खेल अकादमी खोली जाए। इस अकादमी में अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी अपने गांव और आसपास के बच्चों को खेलों के लिए तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री ने भी इस प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार करने की बात कही है। इसके अलावा विजेंद्र सिंह जून में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से भी मिल चुके हैं। विजेंद्र ने बताया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ससुराल हरियाणा के गांव बोंद में है, इसलिए वह उनसे मिले हैं। इस मुलाकात में उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में बॉक्सिंग के इस्तेमाल और दिल्ली से ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर कैसे तैयार किए जा सकते हैं, इस पर चर्चा भी करी। उनका कहना है कि बॉक्सिंग के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जा सकता है। हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने अब प्रदेश में चल रही उन सभी परियोजनाओं को लेकर मोर्चा खोल दिया है जो पिछले काफी समय से अटकी पड़ी हैं। उन्होंने अधिकारियों को साफ साफ और सख्त लहजे में कहा है कि जिन भी प्रोजेक्ट में देरी हो रही है उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। दरअसल इस पूरे मामले को सीएम ने बहुत गंभीरता से लिया है, इसलिए उन्होंने आदेश दिया है कि सभी प्रशासनिक सचिव अपने अपने स्तर पर इन प्रोजेक्ट्स की गहराई से जांच करें। इस कड़ी में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एक चिट्ठी जारी कर सभी विभागों के प्रमुखों, बोर्डों, निगमों के प्रबंध निदेशकों और उपायुक्तों को सख्त हिदायतें दी हैं। इस पत्र में साफ कहा गया है कि सभी लोग अपने अपने विभाग में
चल रही और अटकी हुई परियोजनाओं की पूरी समीक्षा करें। उन्हें ये भी बताना होगा कि इन प्रोजेक्ट्स में देरी क्यों हो रही है, इसका क्या वित्तीय असर पड़ रहा है, इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है और इन्हें पूरा करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। खासतौर पर उन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है जो बजट घोषणाओं का हिस्सा रही हैं और अभी तक पूरी नहीं हुई है। यही नहीं, निर्माण कार्यों से जुड़े जो भी कानून मामले कोर्ट या आर्बिट्रेशन में लंबित हैं, उनका भी पूरा ब्यौरा मांगा गया है। इसमें प्रोजेक्ट्स का नाम, ठेकेदार, राज्य पर आने वाला खर्चा और पिछले 3 सालों में लिए गए फैसलों का हिसाब किताब देना होगा। हर विभाग को एक छोटी रिपोर्ट भी देनी होगी जिसमें इस पूरे मामले की गंभीरता, हुई गलतियां, चिंताएं और आगे की रणनीति साफ साफ लिखी हो। इस काम को तेजी से निपटाने के लिए इंजीनियर इन चीफ की एक खास कमेटी भी बनाई गई है। ये कमेटी इन सभी मामलों की जांच करेगी और अपनी सिफारिशें भी देगी ताकि प्रदेश को बेवजह की देरी और आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। तो कुल मिलाकर अब हरियाणा में काम में ढिलाई करने वालों की खैर नहीं है। हरियाणा के पानीपत शहर में ऑटो और ई रिक्शा चालकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक और जाम की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने OD1 नियम को नियमित रूप से लागू कर दिया है। ये नियम 8 सितंबर से प्रभावी होंगे, जिसे 7 दिन के सफल ट्रायल के बाद लागू किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इस नियम से शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम हुआ है और जाम की समस्या में भी कमी आई है, जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाला समय कम हो गया है। साथ ही प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट देखने को मिली है। पानीपत में 4632 ई रिक्शा और 3414 ऑटो रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें 4 अंकों का एक कोड दिया गया है। हालांकि शहर में कुल 15,000 से ज्यादा ऑटो और ई रिक्शा चलते हैं, जिनकी वजह से ट्रैफिक की स्थिति गंभीर बनी रहती है। पहले 10 मिनट का सफर तय करने में 30 से 40 मिनट लग जाते थे। इस नियम के लागू होने के बाद ऑटो यूनियन के प्रधान नरेश डाहर ने 10 सितंबर तक प्रशासन को इस फैसले को वापस लेने का अल्टीमेटम भी दिया है। उनकी मांग है कि प्रशासन OD1 के बजाय रूट निर्धारित करे, जिससे सभी को काम करने का मौका भी मिले। हालांकि DSP ट्रैफिक सुरेश सैनी और नगर निगम कमिश्नर पंकज कुमार ने स्पष्ट किया है कि यातायात को सुचारू रखने के लिए इस नियम को पूरी तरीके से लागू रखा जाएगा। प्रशासन इस बार पूरे तरीके से तैयार है और शहर के प्रमुख मार्गों पर नाकेबंदी करी जाएगी, जिसमें नांगलखेड़ी टोल प्लाजा, बबैल नाका, पुराना शुगर मिल और गाबा ढाबा शामिल हैं। इन नाकों पर 150 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा ताकि नियम का सख्ती से पालन हो सके। हिसार से जयपुर का सफर अब बहुत ही आसान और तेज होने वाला है। खबर आ रही है कि हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से जयपुर के लिए सीधी उड़ान 12 सितंबर से शुरू होने जा रही है। कहा जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी इस फ्लाइट को हरी झंडी दिखा सकते हैं। हालांकि अभी तक CMO की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करी गई है। अभी तक हिसार से जयपुर जाने में सड़क के रास्ते करीब 5 घंटे लग जाते थे, लेकिन ये फ्लाइट शुरू होने से अब ये दूरी मात्र 1 घंटे में पूरी हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो अक्सर इस रूट पर सफर करते हैं। इस फ्लाइट की बुकिंग तो 25 अगस्त से ही शुरू हो गई थी। जैसे ही DGCA से इसे हरी झंडी मिली, सबसे खास बात यह है कि ये फ्लाइट हर शुक्रवार को हिसार से जयपुर के लिए उड़ान भरेगी। इसका समय भी शाम का है, करीब 5:35 पर, जो लोगों के लिए काफी सुविधाजनक रहेगा। तो कुल मिलाकर अब जयपुर का सफर और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। नेपाल में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं और हर तरफ हिंसा और तोड़फोड़ का माहौल दिखाई दे रहा है। वहां के प्रदर्शनकारियों ने तो हद ही कर दी, उन्होंने संसद भवन तक को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ओली, राष्ट्रपति और गृह मंत्री तक के निजी घरों में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी करी गई। वहां हिंसा का आलम कुछ ऐसा है कि पूर्व PM शेर बहादुर देवबा को तो उनके घर में घुसकर बुरे तरीके से पीटा गया। वहीं वित्त मंत्री विष्णु पोडोल को काठमांडू में दौड़ा कर मारा गया। सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आए हैं उनमें साफ दिख रहा है कि एक प्रदर्शनकारी उनके सीने पर लात मार रहा है। इस सब के बीच प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है और उन्हें सेना एक हेलीकॉप्टर में बिठाकर किसी अज्ञात जगह पर ले गई है। यह हिंसा इतनी भयानक थी कि इसमें अब तक 22 लोगों की जान जा चुकी है और 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग के घर को भी जला दिया गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर इस पूरे हंगामे की वजह क्या है, तो इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं। सबसे बड़ी बात तो है नेपोटिज्म और भ्रष्टाचार। नेपाल का युवा, जिसे वहां जेनजी कहते हैं, महंगाई, बेरोजगारी और भाई भतीजावाद से बुरी तरीके से निराश है। नेताओं के बच्चों की ब्रांडेड चीजें और पार्टियां सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई थी, जिससे लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। इसके अलावा सरकार का सोशल मीडिया पर बैन भी एक बड़ी वजह बना। कई युवा इसके जरिए अपनी कमाई करते थे और उन्हें लगा कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। हालांकि इसी बीच चीन का ऐप टिकटॉक वहां पर चलता रहा, जिससे युवाओं को यह भी लगने लगा कि नेपाल बड़े देशों का मोहरा बन रहा है। पिछले 4 साल में वहां 3 बड़े घोटाले सामने आए, जिनसे सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। साथ ही वहां पिछले 5 सालों में 3 सरकारें बदल गई, जिससे सियासी अस्थिरता भी चरम पर पहुंच गई थी। बेरोजगारी और आर्थिक असमानता भी एक बड़ा मुद्दा वहां पर थी। वहां बेरोजगारी और महंगाई दोनों बढ़ी थी और 20% लोगों के पास 56% संपत्ति है, जिससे खाई और भी ज्यादा गहरी हो गई। प्रधानमंत्री ओली के आने के बाद भारत से बढ़ती दूरी में भी एक चिंता का विषय बनी रही। लिपुलेख को नेपाल के नक्शे में दिखाने और चीन से नजदीकी बढ़ाने से दोनों देशों के रिश्ते में तनाव आ गया, जिससे नेपाल पर आर्थिक दबाव पड़ा और युवाओं में बेचैनी बढ़ी। हालात को देखते हुए भारत सरकार ने भी अपने नागरिकों को एक एडवाइजरी जारी करी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जब तक स्थिति सामान्य ना हो जाए, भारतीय नागरिक नेपाल जाने से बचें। जो लोग वहां पर मौजूद हैं, उन्हें भी अपनी जगह पर रहने और पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो साथियों, ये थी हरियाणा की आज की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हमारे चैनल पर आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।